ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 का अनुच्छेद 22 जो बताता है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में। तो ये जो आर्टिकल 22 है वो क्या है आपका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। कि देखिए आपको अनुच्छेद 21 के तहत क्या मिला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उस अधिकार को में क्या लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय या अन्यथा आपको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो उपबंधों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो वो इसमें आएगा अनुच्छेद 22 में, कि किन दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो जो आपको देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को जिसका खंड 1 है, कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये आपका कहता है अनुच्छेद का खंड 1। फिर दूसरा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो क्या है, गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो ये जो आपकी दो बातें यहाँ पे है, क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण की चीजें बताई, जिसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। खंड 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। जो 3 में कहता है कि खंड 1 और 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है, और या ख कहता है निवारक निरोध बंद करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया गया है। तो हम आगे देखते हैं इसको, कि देखिए जो अनुच्छेद 22 आपका बताया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अनुच्छेद 22 आपका बताता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी जब भी होगी, ठीक है, या गिरफ्तारी की बातें जो भी हम समझते हैं, तो वो आपका दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है सामान्य विधि के अंतर्गत, और दूसरा होता है आपका निवारक विधि के अंतर्गत। जो सामान्य विधि के अंतर्गत जो भी आपकी गिरफ्तारी होती है, तो ये क्या है, जब आप कोई कार्य करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जब भी आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो विधि विरुद्ध हो और वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस कार्य को करने के पश्चात आपकी गिरफ्तारी होती है। तो यह चीजें किसके तहत आएगी, आपकी सामान्य विधि के तहत आएगी। अब इसमें दूसरी जो बात है वो है निवारक निरोध विधि। तो निवारक निरोध विधि क्या होती है कि किसी चीज के निवारण के लिए, अर्थात कि वह कार्य हुआ नहीं है लेकिन उसको रोकने के लिए। तो जो सामान्य विधि होती है वो आपका क्या होती है, प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें। और जो आपका निवारक निरोध विधि होती है उसके अंदर आते हैं प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आर्टिकल 22 के तहत जो गिरफ्तारी को बताया गया है वो आपका एक सामान्य विधि है और दूसरा निवारक विधि है। ये आपका अपराध होने के बाद आपकी गिरफ्तारी होगी इसमें। और ठीक है, तो अनुच्छेद 22 को आप समझिए सबसे पहले इन चीजों को। ये आपका आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, इसमें ये दोनों बातों को बताया गया। सामान्य विधि के तहत जो क्या है कि अपराध करने के बाद आपकी गिरफ्तारी हो, ठीक है, जब तक अपराध होगा नहीं तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जब हम निवारक निरोध विधि की बात करेंगे, तो कोई कार्य या कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध है उसके अपराध होने के पूर्व ही, मतलब वो कार्य नहीं होगा लेकिन उस कार्य को होने की आशंका अगर लगेगी, तब ये चीजें क्या होगी, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये दो बातें आपको आर्टिकल 22 से निकल कर आती है, और इसी में आपके सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो जो आपको ये इतना याद रखना है कि जो आपका अनुच्छेद 22 है उसका क्लॉज 1 और 2 इसको एक साथ पढ़ना है, 3 को भी इसी के साथ जोड़ना है, और इसके बाद के जो 4 से लेकर 7 है वो आपका निवारक विधि से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि 1, 2 और 3 जो है, ठीक है, सब क्लॉज जो 1, 2, 3 है ये आपका सामान्य विधि से संबंधित है, और जो बाकी आपका 4 से 7 जो बच गए उपखंड वो आपका निवारक निरोध विधि से संबंधित है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सामान्य विधि के तहत अगर गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए क्या संरक्षण प्रदान किया गया है हमारे अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो आपका देखिए ये तो इसको देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया वह अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक
यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी किसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो सामान्य गिरफ्तारी की जो हम बातें कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि हम बात करें आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 और 2। ठीक, तो यहाँ पे पहला जो आपको बताता है वो क्या है, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। ठीक, तो ये जो आपका अनुच्छेद जो 22 का खंड 1 है वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको यह अधिकार है, 22(1) के तहत उसको यह संरक्षण प्रदान है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का वह आदेश देता है, और जो निरुद्ध व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर उसका गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलंब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए। अर्थात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसको क्या बोलते गिरफ्तार किया गया है आपका जिस भी कारण से, उसको उसके कारण को जानने का अधिकार इसके तहत दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को बिना या अकारण आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो यह इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर इसमें जो दूसरी बातें हैं उसको देखते हैं कि अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार। तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको क्या अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के जो भी उसको सही लगता है उस अधिवक्ता या वकील से वो क्या कर सकता है, सलाह मशविरा ले सकता है, वो सलाह मशविरा और सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ये उसको अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील को बुलाकर उससे उस मामले की जो भी बातें हो उससे परामर्श ले सकता है, जो भी उसकी आगे जिसको संरक्षण मिले इन चीजों को लेकर। तो इसमें एक मामला था आपका हुस्नारा खातून का। हुस्नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 का ये मामला था। तो इस मामले में ये निर्धारित किया कि प्रत्येक सिद्धदोष व्यक्ति जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं नियुक्त कर सकता, उसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है। तो जो हुस्नारा खातून का केस है, इसके माध्यम से क्या पता चला आपको कि जो निर्धन है, जो आपका क्या है, जो निर्धनता के कारण क्या है, अपना वो बचाव करने में असमर्थ। ठीक है, तो उसको क्या है, फ्री लीगल एड की बात इसमें शामिल आई हुई है। ठीक है, कि उसको क्या है कि फ्री लीगल एड ले सकता है, अर्थात वो क्या है अपने रुचि के अधिवक्ता से, या जो भी आप फ्री लीगल एड के लिए जब भी आपको याद रखना है तो डिस्ट्रिक्ट में और राज्य स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में एक प्राधिकरण होता है जिसको बोला जाता है आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारी। ठीक है, उसको क्या वो आपका, तो वो जिला स्तर में एक होता है, एक राज्य स्तर में होता है, एक और राष्ट्रीय स्तर में होता है। तो वो चीजें क्या है, वो उनका जो प्राधिकारी जो अथॉरिटी है वह कार्य क्या करता है, वो निर्धन लोगों को अधिवक्ता उपलब्ध कराता है और उनका मामलों को वो उनके मामलों को क्या करता है, उनके मामलों को ठीक करने का प्रयास करता है और उनको सहायता प्रदान करता है। तो ये हुस्नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के जो 1979 का मामला था, इसमें ये चीजें आपके पास शामिल हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया आगे कि यदि उक्त जो भी परिस्थितियों में अगर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो क्या होगा, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण परीक्षण अवैध हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसकी आर्थिक स्थिति के कारण या उसकी निर्धनता के कारण क्या है कि वह क्या अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता, तब सरकार का दायित्व है कि उसकी निर्धनता के कारण वह उसको क्या करे, अधिवक्ता उपलब्ध कराए या उचित उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराए। और यदि यह कार्य सरकार नहीं कर पाई तो जो आर्टिकल 21 जो दिया गया है हमारा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके अधिकार का वो क्या करता है, अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है। और अगर ऐसा उल्लंघन होता है तो ये जो ट्रायल होगा, जो भी व्यक्ति जिसके साथ वो ट्रायल हो रहा है, वो ट्रायल क्या हो जाएगा आपका, अवैध हो जाएगा या इलीगल माना जाएगा। ठीक, फिर जो एक और मामला था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ये इसके मामले में बताया कि आपराधिक मामलों में कुछ व्यक्तियों की प्रत्यक्ष ना करने का बार काउंसिल का निर्णय। तो ये जो मामला था आपका AS मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य 2011। तो इसमें हुआ क्या था कि कोयम्बटूर के बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कोयम्बटूर बार का कोई भी सदस्य एक मामले में अभियुक्त पुलिस व्यक्तियों की प्रतीक्षा नहीं करेगा।
तो इसमें जो ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां के जो न्यायाधीश थे मार्केंडू काटजू, और जो अन्य जो न्यायाधीश थे जिसमें ज्ञान सुधा मिश्रा, ने निर्धारित किया कि संपूर्ण भारत में कई बार एसोसिएशन का प्रस्ताव कि वे विशिष्ट आपराधिक मामलों में विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करेंगे नहीं करेंगे, पूरी तरह अवैधानिक है तथा बार की सभी परंपराओं तथा व्यावसायिक नीति के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति समाज का कितना ही दुष्ट, भ्रष्ट, नीच, पतित, विकृत, घृणित, निकृष्ट, अरुचिकर, चरित्रहीन समझा जाए, उसे विधि के न्यायालय में प्रतिरक्षा का अधिकार है, और तदरूप कोई भी वकील होगा तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी प्रतिरक्षा करे। तो ये क्या है कि आपको अगर किसी मामले में, कोई भी मामला हो जिसके तहत आपको सामान्य विधि के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाए, और उस मामले में क्या था कि ये जो आपका तमिलनाडु जो कोयम्बटूर में जो बार एसोसिएशन थे, उन्होंने अपने जो एसोसिएशन था, तो उन्होंने साथ में मिलकर डिस्कस किया कि भाई हम इस तरह के मामलों में किसी की प्रतिरक्षा नहीं करेंगे या हम उस प्रकार का केस को नहीं लड़ेंगे। तो यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर अधिवक्ता एक्ट के तहत अगर आप इसमें अधिवक्ता कहलाए गए हो या बने हो, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप हर किसी की प्रतिरक्षा करोगे। इसके लिए आप उसका ना चरित्र देखोगे, ना उसकी उसके ना उसका वो दुष्ट है कि भ्रष्ट है कि नीच है कि पतित है कि विकृत है, इन सारी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं। आपको केवल अपना कार्य को करना है जो आपका कर्तव्य है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि जो सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी होगी, तो उसके तहत अनुच्छेद 22 ने आपको क्या दिया, संरक्षण दिया है। किन बातों के लिए? गिरफ्तारी का कारण जानने के अधिकार के बारे में, दूसरा अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करने के बारे में। क्लियर होगी यहां तक की चीजें? फिर हम देखते हैं इसका जो उपखंड 2 है वो बताता है, ठीक है, ये उपखंड 2 जो आपका है 22 का, कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार होता है तो क्या होता है कि जो अनुच्छेद 22 है, सॉरी अनुच्छेद 22 का जो खंड 2 है, उसके तहत क्या है कि कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर जो भी निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा, कि इसका जो भी कारण होंगे कि इसने किस वजह से गिरफ्तार किया गया, तो वो चीजें हैं। और उस 24 घंटे में आपको याद रखना है कि उसमें अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया किसी निर्जन स्थान से, और उस स्थान से एक सामान्य जो भी मजिस्ट्रेट हो नियरेस्ट, ठीक है, उसकी दूरी आपकी 4 से 5 घंटे होती है मान लो, या 10 घंटे की होती है, तो उस समय को छोड़कर, कि अगर तो उस समय में 24 घंटे को नहीं गिना जाएगा, तो इस चीजों के लिए तो ये अधिकार उसको प्रदान किया गया। तो इसमें कई मामले थे जिसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो था आपका पंजाब राज्य बनाम अजब सिंह का 1953 का, तो इस मामले में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्धार और प्रत्यावर्तन अधिनियम को विधि मान्यता की एक एक्ट था, ठीक है, उसकी विधि मान्यता को घोषित किया और कहा कि उक्त अधिनियम के अनुसार जो अपहृत व्यक्ति होते हैं, जो जिसका अपहरण किया गया है, का उद्धार करने के लिए पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर निकटतम कार्यभार अधिकारी की हिरासत में देना अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी का निषेध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय पर कोई अपराध करने का आरोप नहीं लगाया था। ठीक है, मतलब ये आपका एक एक्ट था जिसमें क्या था कि जो भी क्या जो आपका किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं, तो उसको क्या है कि निकटतम जो भी पुलिस थाना है वहां पे जब पुलिस उसको अभिरक्षा करेगी तो क्या करेगी, वहां से निकटतम जो भी थाना होगा वहां उसको सुपुर्द करेगी। तो उन मामलों के बारे में बताया था। फिर आपका जो सीबीआई वर्ष बनाम अनूप जे कुलकर्णी 1992 का जो ये मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 2 या अनुच्छेद 22 का खंड 2 के में क्या है कि अभियुक्त के गिरफ्तारी के मामले में विस्तृत उन्होंने मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए थे। तो इन्होंने क्या है, एक ये जो आपका सीबीआई वाला मामला था, इसमें उन्होंने क्या किए थे, गाइडलाइन जारी किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गाइडलाइंस इशू किए थे कई सारे। तो इसमें क्या बताया था कि न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57, हमने आगे लिखा है इसको बताएंगे हम, तो इसको आप याद रखिएगा, सीआरपीसी जो 1973 है इसका सेक्शन आपका 57 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अधीन नजदीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे 15 दिन तक पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रहने का निर्देश दे सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर आप क्या है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है, ये शक्ति होती है कि वो 15 दिन का वो उनको क्या करे, न्यायिक अभिरक्षा के लिए उनको क्या है पुलिस अभिरक्षा में दे सकता है, उनको क्या है एक
पुलिस अभिरक्षा में देने का उनको अधिकार दिया है। लेकिन जब 15 दिन की समाप्ति के पश्चात उसे केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकता है। ठीक, वो शुरुआत वाले जो दिन में उसमें न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा दोनों में रखा जा सकता है। अगर पुलिस अभिरक्षा में रखी गई है तो आगे जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद केवल और केवल उसको न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जाएगा। और यदि अन्वेषण जो उनकी इंक्वायरी होती है, यदि वो इन्वेस्टिगेशन होती है, सॉरी, तो वो 90 दिन या 60 दिन में नहीं पूरा होता तो अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाए और 90 दिन की गिनती मजिस्ट्रेट के आदेश के दिन से जानी जाएगी। यह निर्णय अभियुक्तों को पुलिस प्रताड़ना से संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा और पुलिस को अन्वेषण शीघ्र पूरा करना होगा, अन्यथा अभियुक्त को मुक्त करना पड़ेगा। तो इस मामले से हमको क्या समझ आता है कि जब किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्याय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या है, उसको कारणों को जानकर उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है उस चीजों को निश्चित कर देगा। अब उन चीजों को जब वो निश्चित कर दिया तो उसके बाद वो क्या है, निश्चित करने के पश्चात वो क्या है कि उसको पुलिस की अभिरक्षा में वो सौंप सकता है कि हाँ भाई आप अपने इन्वेस्टिगेशन लगाओ। लेकिन पुलिस की अभिरक्षा 15 दिन के बाद भी कोई अगर अच्छा खासा कोई रिजल्ट नहीं दे पाती है, कोई परिणाम उचित परिणाम नहीं दे पाती है, तो क्या है कि 15 दिन के बाद केवल उनको न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाए। और यदि ऐसा मामला 90 दिन तक में भी पूरा नहीं होता उनकी जो अन्वेषण 90 दिन या 60 दिन में, तो इनको क्या है कि बिना किसी कारण के इनको जमानत दे दी जाएगी और उनको उनसे मुक्त कर दिया जाएगा। फिर जो मामला वो चलता रहेगा लेकिन उनको वहां से जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो जो पुलिस डायरी जो आप सुनते हो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो 90 दिन के भीतर पेश कर दी जाती है, जिसके बाद जमानत की कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिर इसी में एक अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है आपका जोगेंद्र सिंह का ये मामला। ठीक है, तो जोगेंद्र सिंह का जो मामला है ये आपका था अवैध गिरफ्तारी से संबंधित। तो इस मामले में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने जो अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के संबंध में इन्होंने गाइडलाइन दिए थे या मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किए थे, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अवैध और मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सके। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल किसी अपराध में सहभागी होने की शंका मात्र के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इस मामले से क्या था कि इन्होंने जो अवैध गिरफ्तारी होती है, क्योंकि भाई हमारा आर्टिकल 22 आपको क्या देता है, अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है, तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए थे कि किसी भी पुलिस की मनमाने या उसकी अवैध गिरफ्तारी को क्या संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति जो अवैध गिरफ्तारी में पाया जाता है या अवैध गिरफ्तारी उसके साथ होती है तो उस व्यक्ति को क्या है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उसको संरक्षण करना किसका दायित्व है, न्यायालय का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसी मामले में जो उन्होंने गाइडलाइन दी थी तो उसके तहत पुलिस को क्या है कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य हो या आवश्यक हो कि अब इनके तहत जो ये आपको याद रखिए, जो जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो मार्गदर्शक बताए थे उसको हम चर्चा करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि यदि वह प्रार्थना करे तो उसके मित्र संबंधी या अन्य व्यक्ति को जिसको वह जानता है या जो जानते हैं कि वो उसके कल्याण में दिलचस्पी रखते हैं या उसका हित रखते हैं, उनको क्या है कि उसकी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसके स्थान के बारे में उसको सूचित करें। ठीक, फिर दूसरा बोला है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाएगा तो उसको उसके अधिकारों के संबंध में वह उसे बताए कि हम आपको गिरफ्तार कर लिए हैं लेकिन आपके ये अधिकार है कि आप नजदीकी अपने जो भी रिलेटिव्स हों या जो भी आपके शुभचिंतक हों उनको आप बता सकते हो कि आपको गिरफ्तार किया गया है और ये कारण है, आप उस स्थान में आपसे वो बता सकते हैं सारी चीजें। फिर तीसरी जो बात है कि पुलिस को पुलिस डायरी में इस संबंध में प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। जो पुलिस की एक पुलिस डायरी होती है कि रोज के जो भी मामले आते हैं उनको उसमें वो नोट करते जाती है और वही पुलिस डायरी के तहत दो चीजें मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो पुलिस को पुलिस डायरी में संबंधित प्रविष्टि करना आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई। तो उस पुलिस डायरी में ये जरूर लिखा होगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति के जो भी संबंधित होंगे व्यक्ति, उनको किस व्यक्ति को सूचना दी गई थी तो उसका नाम पता डिटेल लिखा होगा। और ये जो चीजें हैं वो आपका अनुच्छेद 21 और 22 क में अंतर्निहित है। और न्यायालय ने सभी मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर सुनिश्चित करें कि उपयुक्त अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है।
तो इन मामलों से क्या होता है कि आपको इसके बारे में पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार होने के बाद उसके क्या अधिकार हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1970, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सेक्शन 57 में यह व्यवस्था की गई है कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 या सेक्शन 57 के बारे में क्या व्यवस्था की गई है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखे, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसे अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं हो। तो आपको याद रखना है कि 157 और 167 जो है वो आपको क्या बोलता है कि 24 घंटे के भीतर आपको क्या है पेश करना है मजिस्ट्रेट के समक्ष। और ये जो पेश किया जा रहा है इसमें उनकी यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं होगा। अब यात्रा का जो भी समय लगे उसको आप उस 24 घंटे के अंतराल में नहीं जोड़ेंगे। तो ये सारी जो व्यवस्था है क्या स्पष्ट करती है कि यह संरक्षण उन व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जिन्हें न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आशा करता हूं आपको यहां तक की चीजें समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका है 22 का सब क्लॉज 3। तो इसमें क्या है, ये अपवाद बताया गया है। जो हमने ऊपर ये देखा था, ध्यान दिया था यहाँ पे कि खंड 3 क्या कहता है, खंड 1 और 2 खंड की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार निरोध किया गया है। तो ये जो दो बातें ऊपर लिखी गई है, ठीक, ये जो दो बातें हमने ऊपर जानने का प्रयास किया था, ठीक है, तो ये आपको जो बताता है ये दो बातें, ये जो आपकी अनुच्छेद 22 1 और 2 की, ठीक है, तो ये चीजें किस पर लागू नहीं होगी, विदेशी शत्रु और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर ये लागू नहीं होगी। विदेशी शत्रु अर्थात किसी देश के साथ हमारी शत्रुता है या वहां का कोई व्यक्ति यहाँ पे विदेशी शत्रु के तौर पे जाना जा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपने गिरफ्तारी के कारण जानने का उसको अधिकार, या अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार, या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से पेश किए जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। और निवारक निरोध विधि क्या होती है कि किसी विधि के अंतर्गत क्या है कि आपको उस तरह का अगर आपने कार्य किया, निवारक विधि निरोध विधि को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में देखिए ये एक अनूठी व्यवस्था है, कहीं पे ऐसी व्यवस्था नहीं है सामान्यतः, ठीक है, हमारे संविधान की ये विशेषता के तौर पर कि इसमें निवारक विधि को स्थान दिया गया है। कि देखिए आपने सामान्य गिरफ्तारी समझा कि आपने अपराध किया और अपराध के बाद आपको उस अपराध के दंड स्वरूप या अपराध के किए जाने के कारण आपको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि आपका विचारण उसमें चलेगा। और जब हम निवारक निरोध की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध अथवा आरोप के गिरफ्तार किया जाता है। जब भी निवारक निरोध की बात करेंगे तो इसके तहत क्या है कि आपको बिना अपराध को किए ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य में कारित अपराधों की आशंका को मिटा देना है कि आपको शंका है कि कोई ऐसा अपराध घटित हो सकता है, ठीक है, तो उन अपराधों के निवारण के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या है कि ये आपका जो निवारक निरोध विधि है इसके लिए क्या है आपकी चीजें, आपको यहां तक की चीजें समझ आ गई होगी। आर्टिकल 22 में आप मैसेज करके बता सकते हैं मेरे को, विदेशी शत्रु आपको समझ आ गया। अब निवारक निरोध विधि की बात करते हैं कि इन लोगों को क्यों संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो हम अब देखते हैं निवारक निरोध विधि के संबंध। तो निवारक निरोध विधि क्या है कि इसके लिए आप एक ये सुन सकते, एक वो सुन सकते हैं, एक सूत्र या एक वाक्य की पानी के पहले ही पाल बांधने जैसे। जैसे कि आपको पता है कि बादल नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे बादल नजर आ रहे हैं और आपको आशंका है कि बारिश हो सकती है, तो उसके पहले क्या है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्थान की सुरक्षा के लिए वहां पे क्या करते हैं, एक पाल बांधते हैं या एक टेंट स्वरूप जैसी चीजें बांधते हैं जो आपको पानी से बचाए। तो निवारक निरोध विधि उसी प्रकार की है कि आपको जब ऐसी आशंका हो, ठीक है, आपको ऐसी आशंका हो कि कोई अपराध घटित हो सकता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रकार का पाल बांधने का काम करते हैं कि उसके लिए उस अपराध को घटित होने से पहले ही रोका जा सके। तो इसके लिए कई प्रकार के अधिनियम बने, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिकार 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002।
तो आपको इन नामों से ही समझ आ गया होगा कि इनमें किन चीजों को रखा गया। तो ये जो है कि आशंका किन चीजों की ली जा सकती है जिसके लिए इन विधियों का निर्माण किया गया है, कि समाज अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है तो उनके लिए, नवजात गणतंत्र के हितों पर कुंठाघात करने वाले व्यक्तियों पर, नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों का अतिक्रमण करने वालों पर, सामाजिक सुरक्षा शांति और लोक व्यवस्था को भंग करने वाला कोई कार्य हो, कोई ऐसा कार्य जो देश की एकता अखंडता एवं संप्रभुता को संकटपन्न स्थिति में डालने वाला हो, या कोई सांप्रदायिक विष या तनाव फैलाने वाला हो, या विश्व मैत्री को समाप्त करने की चेष्टा में लगा हुआ हो। तो इन बातों को लेकर अगर कोई आपको ऐसी किसी सरकार को ऐसी आशंका होती है तो इन कार्यों में लिप्त व्यक्ति को वह क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। और यह कार्य क्या हुआ है कि ये जो भी कार्य है या जो अपराध है वो घटित नहीं हो, जैसे आप एक सामान्य से जैसे आतंकवाद निवारक अधिनियम है या इन अधिनियमों में के तहत कि कोई व्यक्ति बम बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, बम और कोई भी जो आपका होता है विस्फोटक सामग्री उनका निर्माण करने का प्रयास कर रहा है या करने के लिए इन सामानों को एकत्रित कर रहा है, तो सामान्य सी बात है कि वह व्यक्ति आगे जाकर इनका प्रयोग करेगा जो क्या होगा, लोक हिंसा फैलाएगा, लोक हिंसा फैलाएगा या अन्य प्रकार का कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा जिससे क्या समाज में हिंसा होगी या समाज के अहित में होगा, या वो देश की एकता अखंडता या सुरक्षा में छेद करने या उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो इन सारी चीजों को जैसे कोई व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ वो बम बना रहा है या किसी प्रकार का हथियार एकत्रित कर रहा है, तो उसको उनके आधार पर क्या है आप गिरफ्तार कर सकते हो। अभी आपका कोई अपराध नहीं हुआ है लेकिन आपने कोई कार्य किया है तो उसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और वह जो गिरफ्तारी होगी वो आपकी किसके तहत होगी, निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसकी चीजों को, फिर हम आगे की जो आपके जो 4 से 7 है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम केवल निवारक निरोध विधि के अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या है निवारक निरोध विधियां। देखिए, तो निवारक निरोध विधि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न नामों से विधियां पारित की है। कभी इसे निवारक निरोध अधिनियम जैसा सहज स्पष्ट नाम दिया, और कभी इसी को जो आपका आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है जिसको आप मीसा एक्ट कहते हैं, और उसके बाद फिर आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसको रासुका के नाम से पुकारा जाता है। तो जो प्रजातंत्र एवं बहुसंख्यक दलों वाले देश में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो इन सारी चीजों के तहत आपका क्या है, निवारक निरोध अधिनियम 1955 आया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 आया जो बाद में खत्म कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आया जो अभी भी चल रहा है। केवल जो ये वाला अधिनियम आपका है ये अब निरसित कर दिया गया है। बाकी जो आपका जो अन्य जो अधिनियम है वो सारे चालू हैं, जो क्या करते हैं, निवारक निरोध विधि के तहत कार्य करते हैं। और इनके अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उनको क्या है, अनुच्छेद जो 22(1) और 2 के तहत जो अधिकार दिया गया है, जो संरक्षण दिए हैं, वो उनको प्राप्त नहीं होते। ये बातें आपको याद रखनी है। अब जो आगे की चीज है, अब ये जो निवारक निरोध, अब ये भी है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अगर अवैध गिरफ्तारी हो, क्योंकि मनमानापन तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपके अनुच्छेद 22 के जो खंड 4 से लेकर 7 में, ठीक है, इनको रखा गया कि उन व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का संरक्षण की बात रखी, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और बाकी की बातें हम अगली क्लास में कर देखेंगे।